नमस्कार, मैं हूं पल्लवी सिंह और स्वागत है आपका दमदार शख्सियत में। आज एक बार फिर हम हाजिर हैं एक दमदार शख्सियत के साथ जो कि हैं फतेहपुर से बिंदगी की उप जिलाधिकारी अंजू वर्मा, जो बचपन से ही परिश्रम और संघर्ष को अपना साथी बनाकर जिंदगी जीती आई हैं। सरल स्वभाव और मृदुभाषी होने के साथ साथ जनता के बीच काफी कम समय में अंजू काफी लोकप्रिय हो गई। इनके ऑफिस में आए हुए फरियादी की फरियाद अनसुनी नहीं जाती है और आज उप जिलाधिकारी अंजू वर्मा ने आर्या न्यूज के साथ अपने व्यक्तिगत जीवन के अनुभवों को साझा किया कि कैसे वो शुरुआती शिक्षा के लिए एक बोर्डिंग स्कूल गई और उसके बाद बेहतर शिक्षा हासिल की और आज एक उच्च अधिकारी के पद पर कार्यरत है। ऐसे में परिवार और प्रशासनिक सेवा के बीच कैसे वो संतुलन बनाती हैं, चलिए जानते हैं। उप जिलाधिकारी महोदया अंजू वर्मा जी से अपने दर्शकों को रूबरू कराएंगे, लेकिन उसके बाद आप अपनी मेहनत से अपनी जगह बना लेते हैं। मैंने ये आइडिया ड्रॉप किया और मैंने कोई अटेम्प्ट नहीं किया। जब मैंने उससे कहा अच्छा तुम्हारा काम हो गया है तो वो रोने लगा। मैंने कहा अब क्यों रो रहे हो? तो बोला नहीं, खुशी से रो रहा हूँ, बहुत दिनों से दौड़ रहा था और काम नहीं। बच्चों को ये बताना पड़ता है कि हम बाकी के लिए भी काम कर रहे हैं। आज हम फतेहपुर जनपद की बिंदगी तहसील की उप जिलाधिकारी महोदया अंजू वर्मा जी से अपने दर्शकों को रूबरू कराएंगे और हम उनसे जानेंगे कि उनके व्यक्तिगत जीवन में अभी तक जो उन्होंने लंबा सफर किया है प्रशासनिक सेवा का, क्या क्या उनके सामने कोई मजबूरियां आई या कोई परेशानी आई, या उनसे हम ये भी बात करेंगे कि इस प्रशासनिक सेवा के दौरान कोई ऐसी घटना घटी जो उनके दिलो दिमाग में बस गई। वैसे अगर बताया तो ये जा रहा है कि अंजू वर्मा बहुत ही मृदुभाषी और अपनी चौखट पे आने वाले हर फरियादियों की यह दरख्वास्त को सुनती हैं और अच्छे ढंग से उनका निस्तारण करती हैं। तो आइए हम मिलते हैं अंजू वर्मा जी से। इसके पहले, इस सर्विसेज के पहले मैं कानपुर विश्वविद्यालय में लेक्चरर थी। मेरा एमएससी और जो मेरा पीएचडी है वो दोनों पर्यावरण विज्ञान में है। लेकिन जब मैंने सर्विसेज दी तो उसमें क्योंकि मेरे पास उस वक्त डिग्री उपलब्ध नहीं थी, इसलिए मैंने इस डिग्री को अपनी सर्विसेज में मेंशन नहीं किया था जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन थी, तो इसलिए वो मिसिंग है। मैंने एप्लीकेशन डाल रखी, हो सकता है कुछ दिनों में ऐड हो जाए। चलिए, ये तो आपने बहुत एक ऐसा अनछुआ पहलू का उत्तर दिया जिसको हमारे दर्शक भी देखेंगे बहुत अच्छी तरीके से। हम दूसरा सवाल आपसे ये करेंगे कि आखिरकार आपका इस प्रशासनिक सेवा में आने का कैसे आपने इस पद को चुना, कैसे क्या एकदम मन की धारणा बदल गई, ये क्या हुआ? एक्चुअली मैं कानपुर विश्वविद्यालय में थी। मेरे हस्बैंड पहले से सर्विसेज देते रहे हैं और 3 अटेम्प्ट्स उन्होंने आईएएस का इंटरव्यू भी दिया है। प्लस मेरा भाई मेरा भाई तो आईएएस अलाइड सर्विसेज में है ही है और उसका 97 बैच है, बहुत पुराना है। जब मैं बेसिकली अपने स्कूल के दिनों की पढ़ाई कर रही थी, तो इसलिए तब से, लेकिन तब जो उसकी पढ़ाई का मैंने चीज़ें देखी कि बहुत ज़्यादा मेहनत है, तो फिर मैंने आइडिया ड्रॉप करके बेसिकली ये हुआ कि नहीं, ग्रेजुएशन करके पीजी और टीचिंग लाइन में जाना है। ये है कि आपको इस प्रशासनिक सेवा में आए हुए कितने दिन हो गए और कैसे अभी तक को जो सफर रहा उसमें आपने कैसा महसूस किया? मेरा जो ये टीसीएस का बैच है वो 2014 एग्जाम ईयर है और मैंने 2015 दिसंबर में ज्वाइन किया है। तब से लेकर अब तक 7 साल करीब हो रहे हैं और इसमें जो ट्रेनिंग का टाइम रहा वो हमारे जो सीनियर्स थे बहुत अच्छे रहे, उनसे बड़ा अच्छा गाइडेंस मिला। इसके बाद जो फाउंडेशन ट्रेनिंग और प्रोफेशनल ट्रेनिंग वगैरह रही, उसमें भी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला। और उसके बाद जो पहले ज़िले रहे उसमें भी जो हमारे सीनियर्स रहे, हमारे जिलाधिकारी रहे, स्पेशली मैं मेंशन करना चाहूँगी राकेश कुमार सिंह साहब का, अभी तो रिटायर हो गए हैं वो अभी केडीएवीसी के बाद रिटायर हुए हैं। उनके साथ बहुत ही बढ़िया अनुभव रहा कि मतलब उनको, अगर मैं अपनी व्यक्तिगत बात करूं तो मेरा जुड़ाव तो खास था ही, लेकिन पूरे ज़िले के साथ उनका इतना बढ़िया व्यक्तित्व था कि पूरे ज़िले को वो लेके चले और हम लोग उनको डीएम कब और गार्जियन ज़्यादा बोलते थे। तो उनसे मैं क्योंकि उनके साथ काफ़ी दिन मुख्यालय पे रही तो उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली और मैंने बहुत सारी चीज़ें सर्विसेज में आप अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ कैसे डील करेंगे और कैसे लोगों से काम करवाएंगे और किस तरह से कुछ लोगों को मोटिवेट करके कुछ लोगों को थोड़ा कड़ाई से, वो सारी चीज़ें मैंने उनसे सीखी और उस चीज़ को मैंने, जब मुझे पहली तहसील का भार मिला उन्हीं के रहते हुए,
तो मैंने उसको बखूबी निभाया और उन्होंने उसमें मुझे बड़ा सहयोग किया। तो उनसे बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला है और मुझे लगता है उनकी जो कार्यशैली थी, जितना मैं उसको थोड़ा बहुत अपने उसमें ले आ पाई हूँ, उसमें मुझे बड़ा योगदान मिला है। उनके मार्गदर्शन जो मिला है वो बहुत बढ़िया है। आपने कहा कि हमारे प्रशासनिक सेवा के 7 साल, इन 7 सालों में आपने अपने एक उच्च अधिकारी का नाम भी मेंशन किया, राकेश सिंह जी का, जिनसे आपको एक आपने कहा कि अधिकारी कम गार्जियन दिया था। पर इसके बाद जो ये सफ़र रहा आपका 6 साल का, मैं मानता हूं कि अगर वो 1 साल आपके साथ रहे, आप उनको गार्जियन माना, गार्जियन जैसा उन्होंने ट्रीट किया, पर इन 6 सालों में क्या कभी ऐसा भी कोई अधिकारी मिला जिससे आपकी कहीं अनबन सी नजर आई? सर्विसेज में जाते हैं तो थोड़े दिन जब आप कहीं नई जगह जाते हैं तो आपकी थोड़े दिन तो आदमी जो भी आपका बॉस है थोड़े दिन आपको परखेगा, पहचानेगा, लेकिन उसके बाद आप अपनी मेहनत से अपनी जगह बना लेते हैं। वही जैसे मैं जब फतेहपुर आई तो जब मैं मुख्यालय पे ही रही काफ़ी दिन, लेकिन इलेक्शन में जो काम रहा, बाकी जो काम रहा, उसमें जो हमारी इसके पूर्व जिलाधिकारी महोदया रही अपूर्वा मैडम, उनका भी बड़ा सानिध्य रहा और उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया और बहुत सारे काम ऐसे रहे कि उन्होंने मुझ पर छोड़ दिया और ये विश्वास था कि इसको दे दिया है तो हो जाएगा। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप किसी के साथ भी काम करें, लेकिन अगर आप मेहनत लगन और ईमानदारी से काम करते हैं तो किसी के साथ भी काम करें, आप अपनी पहचान बना लेते हैं। हमारा आपसे ये है कि आपके इन 7 सालों में इस प्रशासनिक सेवा के अंतर्गत कभी क्या कोई ऐसी घटना भी घटी जो आपके दिलो दिमाग पर छा गई, और क्या उस घटना को जब अभी याद करती हैं तो कैसा महसूस करती हैं? एक्चुअली ऑफिशियल में तो हम लोग के पास रोज़ कोई ना कोई प्रकरण आता है। बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिनका बहुत दिनों से कोई काम नहीं हुआ होता है और नियमानुसार होता है और होने लायक होता है और आप कर दें तो वो उसके दिल में जो आपकी दुआएं निकलती हैं वो एक बड़ी चीज़ होती है। मुझे याद है कोई एक ऐसा ही आदमी आया था, जब मैंने उससे कहा अच्छा ये तुम्हारा काम हो गया है तो वो रोने लगा। तो मैंने कहा आप क्यों रो रहे हो? तो बोला नहीं, खुशी से रो रहा हूँ, बहुत दिनों से दौड़ रहा था और काम नहीं हो पाया। तो इस तरह की अनुभूतियाँ जब होती हैं तो आपको अच्छा लगता है। इस सेवा में आने का एक चाम भी ये है कि आप जनता के लिए काम कर सकें और मतलब सरकार से कनेक्ट होकर उसकी योजनाओं को जनता तक पहुँचा सकें। अब हम और ये भी जानना चाहेंगे कि आपकी स्टूडेंट लाइफ में जब आप घर से विद्यालय जाती थी तो क्या कभी आपने सोचा था कि हम इस प्रशासनिक सेवा पे आएंगे? एक्चुअली मेरी जो एजुकेशन है वो मैंने आपको बताया कि बोर्डिंग स्कूल में रही है। मैं बिरलास के बोर्डिंग स्कूल में पढ़ी हुई हूँ। कॉलेज लाइफ में ज़रूर मैंने जैसा कि बताया मेरे घर में माहौल था, मेरा भाई तैयारी कर रहा था, उसके साथ के उस वक्त जितने फ्रेंड्स थे, अभी बहुत सारे लोग जो हैं वो IPS IAS हैं। तो एक माहौल मैंने अपने घर में देखा तैयारी का। लेकिन फिर बाद में जो एक वो था, कुछ कारण रहे कि मुझे नहीं जाना है सिविल सर्विसेज में, मैंने आइडिया ड्रॉप किया और मैंने कोई अटेम्प्ट नहीं दिया। बट फिर 2013 के आसपास मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि मतलब जस्ट ट्राई, कि मतलब एक बार ट्राई करके देखो। और बाय गॉड ग्रेस कहें या मतलब भगवान तो खैर किस्मत साथ देती ही है। मैंने 2013 में अटेम्प्ट दिया पहला, और पहले अटेम्प्ट में मेरा प्री और मेंस दोनों निकला और मैंने इंटरव्यू दिया। और फाइनली इंटरव्यू का जब रिज़ल्ट आया तो कट ऑफ लिस्ट में 7 नंबर से बाहर थी। तो फिर अच्छा, इन द मीन टाइम उस टाइम हर 6 महीने में कोई ना कोई रिजल्ट आ रहा था। 14 का दिया तो फाइनली फिर उसमें भी इंटरव्यू दिया और उसमें मैं सिलेक्ट हो गई। तो बेसिकली मैंने कुल मिला के 2 अटेम्प्ट दिए और दूसरे अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ। तो एक्चुअली जिम्मेदारियां बहुत सारी थी, उधर PhD भी चल रही थी, मेरे मतलब यूनिवर्सिटी का जॉब भी चल रहा था, प्लस बच्चे, मेरी बिटिया तो छोटी वाली बहुत छोटी थी जब मेरा सिलेक्शन इसमें हुआ, वो 2015 में ही पैदा हुई। तो जिम्मेदारियां कुल मिला के बहुत सारी थी। और बड़ी वाली बेटी जब मैं तैयारी करना शुरू करी तो वो 6-7 साल की थी। तो वो जो हार्डशिप्स थी उस पर कई बार लगा कि अरे कहाँ, हस्बैंड को बोलती थी अरे अच्छी खासी नौकरी कर रही हो तुम, क्या मुझे वो कर रहे हो। बट क्योंकि समहाउ बाय गॉड ग्रेस आई गॉट सिलेक्टेड और उस पर भी वो रैंक जो है वो टॉप की रैंक मिल गई, तो फिर ये हुआ, उधर छोड़ के मैंने इधर ज्वाइन किया। आपसे अगला सवाल मेरा ये है कि प्रशासनिक सेवा में कार्य की व्यस्तता, इसके बाद एक जिम्मेदार गृहिणी का दायित्व निर्वहन करना, इन दोनों में से कैसे क्या फर्क समझती हैं और कैसे निर्वाह करती हैं, ये भी बताइए हमारे दर्शकों को। एक्चुअली हाँ, देखिए थोड़ा मुश्किल है क्योंकि
बीइंग अ मदर, बीइंग अ वाइफ, आपकी वो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है। आप किसी भी पद पे हों, लेकिन आपके जो दायित्व हैं वो तो आपको निर्वहन करने ही करने हैं। जैसे मुझे याद है कि जब पंचायत का चुनाव चल रहा था, कोविड का पूरा दौर चल रहा था और मेरे हस्बैंड को कोविड हो गया। मैं क्योंकि तहसील में थी तो मैंने, क्योंकि बिटिया मेरी बच्चे छोटे थे, तो मैंने उनको तहसील पे बुलाया और मेरे हस्बैंड के साथ सिर्फ एक सर्वेंट था और उसको मैंने छोड़ा। मैं अकेले आके कभी परमिशन लेके 2 घंटे के लिए कुछ दवाइयाँ प्रोवाइड करके लौट जाती थी और बहुत बुरी स्थिति रही। उनका जो स्कोर था वो 12 के आसपास था, बट फिर भी उसमें हमने मतलब पंचायत चुनाव कराया। बाय गॉड ग्रेस, भगवान की दया रही कि सब कुछ सकुशल रहा, ठीक रहा। लेकिन कई बार वो जिम्मेदारियां, कई बार लगता है कि मतलब कहीं पे हम लैग कर रहे हैं, कई बार ऑफिस में लगता है कि हम यहाँ कहीं वो कर रहे हैं, बट दोनों में समन्वय बिठाना पड़ता है। हर जगह आपको अपना 100% देना पड़ता है। तो जब आप जिम्मेदारी लेते हैं तो आपको पता है कि आपको अपना पारिवारिक दायित्व भी निभाना है और उसके साथ साथ आपको अपना जो आपको बाकी दायित्व दिए गए हैं, पदेन, वो भी आपको उसको निर्वहन करना है। तो दोनों में सामंजस्य बिठाते हैं। बच्चों को अगर टाइम देना है तो उसके लिए कहीं टाइम निकालते हैं, प्लस बच्चों को भी ये बताना पड़ता है कि हम बाकियों के लिए भी काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो वर्किंग मदर्स होती हैं उनके बच्चे थोड़े इंडिपेंडेंट होते हैं। उनको पता होता है कि हमारी मदर के पास इतना टाइम नहीं है, तो वो सारे काम अपने आप सीख जाते हैं। और क्योंकि मैं हॉस्टल में रही हूँ, इसलिए मैं अपने बच्चों को बताती हूँ कि मैं शुरू से मैंने अपने आप को इंडिपेंडेंट रखा है, तो मेरे बच्चे भी जो हैं वो थोड़ा सा वो रहते हैं। हमारा अगला सवाल ये होगा कि आपने फतेहपुर जनपद जब ज्वाइन किया, फतेहपुर जनपद में ज्वाइन करने के बाद यहाँ के दर्शनीय स्थलों के बारे में जो हमारे दर्शक देखेंगे इस कार्यक्रम को, उसके बारे में आपकी क्या धारणा रही और कैसा आपने फतेहपुर जिले पे आकर के जब ज्वाइन किया तो कैसा महसूस कर रही हैं, ये भी हमारे दर्शकों को बताइए। यहाँ जब मैंने फतेहपुर में ज्वाइन किया तो मतलब अच्छा अनुभव था। हमने जब ज्वाइन किया तो उसी वक्त इलेक्शन चल रहे थे, तो इलेक्शन की व्यस्तता ज़्यादा रही हम लोगों की। उसके बाद यहाँ पे जैसे अभी मैंने तहसील में आई, उस इलेक्शन के टाइम पे भी जब हमारे पास ऑब्जर्वर वगैरह रहते हैं तो फिर थोड़ा बहुत उनको इधर उधर कुछ हम लोग साइट सीइंग वगैरह करा देते हैं। तो उसमें हमारा जो गंगा किनारे के जो घाट हैं कुछ काफ़ी अच्छे हैं, उन पे शाम को गंगा आरती का भी अवसर प्राप्त हुआ। इसके अलावा हमारे तहसील में ही एक बहुत प्रसिद्ध ये आपका स्थल है, शहीद स्थल, जिसको कि बावन इमली के नाम से जाना जाता है। वो एक दर्शनीय स्थल के रूप में है। इसके अलावा आपका यहाँ पे पुरातत्व विभाग के मंदिर भी है आपका खजुआ में। इसके अलावा और पुराने काफ़ी प्राचीन समय के काफ़ी सारे मंदिर हैं जो कि दर्शनीय हैं। विनकी और खजुआ के बीच में दर्शनीय स्थल है, शहीद स्थल है, बावन इमली शहीद स्मारक स्थल। इसके बाद खजुआ भी आपने बताया कि पुरातत्व विभाग का है, पर अगर देखा जाए तो ऐसा कहीं नहीं लगता कि आपको कि पुरातत्व विभाग की उदासीनता के चलते कुछ वहाँ पर ऐसे निर्माण नहीं हो पा रहे हैं, या आपके हिसाब से कैसा लगता है कि खजुआ और बिनकी के बीच में बावन इमली शहीद स्मारक स्थल पे पर्यटन स्थल की संभावनाएं बन रही हैं? अगर ये आप जो पर्यटन विभाग का जो मंदिर है पुरातत्व विभाग का, उसमें हमारी उनसे वार्ता हुई है। उसमें कुछ बजट अभी सैंक्शन हुआ है उसके जीर्णोद्धार के लिए और उस पर जल्दी ही काम शुरू होगा। और जहाँ तक आप बावन इमली की बात कर रहे हैं, वहाँ पे हमारी पूर्व जिलाधिकारी द्वारा महोदया द्वारा उसमें काफ़ी काम कराया गया है। और अभी उस पर 14 अगस्त को एक बृहद कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजन किया था शहीदों की स्मृति में। उसमें माननीय हमारे सांसद जी और विधायक जी और अन्य लोग मौजूद रहे। तो उसमें भी ये हम लोग बात कर रहे थे कि हम इसको किसी तरह पीपीपी मॉडल के रूप में विकसित करते हुए, एक अच्छे स्थल के रूप में विकसित करते हुए, अगर एक स्मारक के रूप में, अभी तो वो स्मारक है लेकिन उसको एक पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप कर सकें। तो इसके बारे में एक जो ग्राम स्तरीय ग्राम पंचायत से जो प्रस्ताव है उसको बना के देने के लिए बोला गया है वीडियो को। तो वो प्रस्ताव आता है तो हम लोग उस पर आगे विचार विमर्श करके बात करेंगे। ये हम लोग इस पे कार्य कर रहे हैं। कि आपने प्रशासनिक सेवा ज्वाइन किया, पर आखिरी सवाल आपसे ये है कि स्टूडेंट लाइफ में आपका रुझान किस तरफ था, बॉलीवुड या अध्यात्म की तरफ?
ये भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। एक्चुअली ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया कि मैं क्योंकि 12वीं तक हॉस्टल में पढ़ी हूँ, तो बहुत ज़्यादा पारिवारिक जो चीज़ें रहती हैं उससे हम लोग बहुत दूर रहे, क्योंकि काफ़ी लंबा अंतराल रहा 7th से लेकर 12th तक। तो और उसके बाद जब कॉलेज की बात करें आप, तो कॉलेज में बहुत ज़्यादा जो एज ग्रुप रहा उसमें बहुत ज़्यादा आध्यात्म का बहुत मतलब नहीं रहा। लेकिन चूंकि आप एक पारिवारिक उससे निकले हैं, तो परिवार की जो परंपराएं और वो चीज़ें हैं उसका निर्वहन तो करते रहे, लेकिन ज़्यादातर अगर आप कहेंगे तो बहुत आध्यात्मिक नहीं रही मैं, और आज भी बहुत नहीं हूँ, क्योंकि बेसिकली वो एक लंबा अंतराल जो बीता है, जो हम बाहर रहे घर से, उसमें बहुत ज़्यादा ना तो इन चीज़ों का रोल रहा लाइफ में, ना बहुत सारी चीज़ें हो पाई, इसलिए वो आज भी नहीं हो पाती हैं, क्योंकि एक आपका टाइम सीखने का था या जो आपका टाइम वो करने का था, उस टाइम पे हमने वो चीज़ें नहीं करी, इसलिए बहुत ज़्यादा अध्यात्म से जुड़ाव नहीं है। लेकिन अब जैसे है कि अध्यात्म में रुचि है, समय के साथ साथ पढ़ना अच्छा लगता है, तो अध्यात्म पे भी मेरी एक मैं मेंशन करना चाहूँगी, मेरी एक फ्रेंड है, वो अध्यात्म से जुड़ी है, पामिस्ट है, तो उससे मेरा कभी कभी डिस्कशन होता है कुछ चीज़ों को लेके, तो वो मुझे ज़रूर मोटिवेट करती है कि तुम्हारा जो बेंट ऑफ माइंड है उस पर तुम अध्यात्म की तरफ जा सकती हो और इस पर मेडिटेट करो, कुछ करो। बट अभी तो इतना समय नहीं है कि उस पर बहुत ज़्यादा जोर दे पाऊँ, पर जिज्ञासा है, अच्छा लगता है, और अध्यात्म पे किताबें पढ़ना और बाकी चीज़ें करना, उस पर मेरी। अगर ये कहा जाए कि आपके ऑफिस में आई और आपके व्यक्तिगत विचारों को जाना, तो आर्या न्यूज़ की टीम को आप क्या कहना चाहेंगे? आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि एक्चुअली बाहर जो हमारे बारे में आप बात कर रहे हैं या लोगों को दिखाने वाले हैं, बहुत सारे लोगों को हमारे जो दोनों पहलू होते हैं उसके बारे में पता नहीं होता, और कई बार जो हम डिसीजन लेते हैं उसके बारे में लोग हमें जज करते हैं। तो पर्सनली जब आप दिखाएंगे तो लोग कई बार हमसे कनेक्ट नहीं करते हैं, हमको अपने से भिन्न मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसके माध्यम से मुझे लगता है लोग ये जानेंगे कि हम भी उन्हीं में से एक हैं, और हमें देख के हो सकता है कुछ हमारी जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, उनको प्रेरणा मिल सके, प्लस उनको ये भी लगे कि हम उनसे भिन्न नहीं है, हम भी उसी समाज से आते हैं और हम भी वही काम करते हैं जो वो करते हैं, हम भी उसी तरह अपने परिवार में रहते हैं जैसे बाकी लोग। बीडीओ जिलाधिकारी अंजू वर्मा जी, इन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में, स्टूडेंट लाइफ से लेकर के और इस प्रशासनिक सेवा में आने तक का पूरे सफर को हमारे साथ आर्या न्यूज़ की टीम के साथ में इन्होंने व्यतीत किया और बताया। तो ऐसी ही हमारी थी बीडीओ जिलाधिकारी अंजू वर्मा जी। कैमरामैन अमजद के साथ अमरदीप त्रिपाठी, आर्या न्यूज़ फतेहपुर। तो आपने देखा कैसे अंजू वर्मा ने यहाँ पर अपने जीवन की काफ़ी अहम बातें, कई अहम पड़ाव हमारे साथ बांटे और लोगों को प्रेरणा देने का भी उन्होंने काम किया। साथ ही ये भी कहा कि एक प्रशासनिक अधिकारी की जिंदगी के भी कई पहलू होते हैं, लोगों के सेवा करने के साथ साथ उन्हें घर संभालना और किस तरीके से इस ओहदे को, उसकी गरिमा को बनाए रखना जरूरी होता है, उन्होंने साझा किया है। और ऐसी ही दमदार शख्सियत के साथ इसी तरह हम आपसे मिलते रहेंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आर्या न्यूज़।